आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमाम एग्जिट पोल्स पर 13 मई तक पाबंदी। 29 मराकिज पर दोबारा रायदही के पेश नजर इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत। 10 कॉरपोरेशंस और 145 बल्दियात के लिए 12 मई को रायशुमारी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। आसाम का कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई दूसरा नरेंद्र मोदी। बोडोलैंड को फौज के हवाले करने सदर मजलिस का मुतालबा। कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम से खिताब। GHMC जिम्मेदारों की मुजरिमाना लापरवाही। फरहतनगर में दीवार मुनहदम। एक खातून और एक मासूम बच्ची हलाक। और सैदाबाद के ऑन ड्यूटी पुलिस जवानों की रंगरलियां। शराब नौशी में मसरूफ। जवान मीडिया को देखकर फरार। और अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने एग्जिट पोल की नशरियात पर इम्तना को तौसी दे दी है। रियासत में 29 पोलिंग मराकिज पर दोबारा रायदही के पेश नज़र रियासत भर के अखबारात और टीवी चैनल्स पर किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल्स पर 13 मई शाम 6:30 बजे तक पाबंदी लगा दी गई है। इस सिलसिले में भंवर लाल ने मीडिया को बताया कि तमाम गोशों को यह हिदायत जारी की गई है कि 13 मई शाम 6:30 बजे तक न कोई एग्जिट पोल नशर किया जाए और न किसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम को दिखाया जाए। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने बताया है कि 12 मई को बल्दियात और कॉरपोरेशनों और 13 मई को मजालिस मुकामी के लिए रायशुमारी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 10 कॉरपोरेशंस और 145 बल्दियात के लिए 12 मई को सुबह 8 बजे से रायशुमारी होगी, जिसके लिए 65 मुकामात पर 155 मराकिज कायम किए गए हैं और 8000 रुकनी अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि मराकिज पर सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं और गिनती मराकिज के अतराफ इतवार की रात से पीर की निसफ शब तक शराब की दुकानात को बंद रखने की हिदायत दी गई है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब पार्लिमानी और असेंबली अरकान के हलफ लेने के बाद ही होगा। उन्होंने मजीद बताया कि 13 मई को ZPTC की 1053 और MPTC की 16,214 नशिस्तों के लिए मुनक़िद होने वाले काउंटिंग के लिए 2099 मराकिज़ कायम किए गए हैं। चूँकि इंतखाबात बैलेट पेपर पर मुनक़िद हुए हैं, इसीलिए नताइज के सामने आने में ताख़ीर हो सकती है। ज़िला परिषद के सदर और मंडल परिषद के सदूर का इंतखाब भी MLS और MPs के हलफ लेने के बाद होगा। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद बनने वाली नई रियासतों में नई हुकूमतें कायम करने के दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इन जमातों को नताइज की इजराई के बाद भी 2 जून तक इंतजार के मरहले से गुजरना होगा। इस दौरान कई सियासी तब्दीलियों के आसार भी नजर आते हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। 2014 के आम इंतखाबात के तहत आंध्र प्रदेश की 254 असेंबली और 42 लोकसभा नशिस्तों के लिए रायदही 2 मरहलों में 30 अप्रैल को तेलंगाना और 7 मई को सीमा आंध्रा इलाके में हुई। अब इसके नताइज 16 मई को जारी किए जाएंगे। उसी दिन मुल्क भर में हुए लोकसभा इंतखाबात के नताइज भी जारी होंगे और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा उसका फैसला भी हो जाएगा। रियासत की तकसीम के बाद दोनों रियासतों का यौम तासीस 2 जून को होगा। तब तक तेलंगाना और सीमा आंध्रा में हुकूमत बनाने वालों को इंतजार करना होगा। तेलंगाना की 119 असेंबली हलकों में जो भी अक्सरियत हासिल करेगा वही तेलंगाना का हुक्मरान बनेगा। तेलंगाना में कांग्रेस और TRS दोनों ने ही दावा किया है कि वही हुकूमत बनाएंगे। 16 मई को अगर किसी को भी 60 असेंबली हलकों से कामयाबी हासिल न होती है तो बड़े पैमाने पर सियासी उथल पुथल का इम्कान है। नताइज की इजराई से कबल ही नई सियासी सबबंदियों का आगाज हो चुका है।
टीआरएस को पूरा यकीन है कि वो अक्सरियत हासिल करेगी और हुकूमत बनाएगी, लेकिन कांग्रेस अपनी अक्सरियत से हुकूमत पर कब्जा करने के मंसूबे पर अमल कर रही है। शायद इसीलिए वो आकर्षण ऑपरेशन की हिकमत अमली भी तैयार कर रही है। अगर टीआरएस 60 हलकों पर कामयाबी हासिल करने में नाकाम हो जाती है तो कांग्रेस 2004 की तरह आकर्षण ऑपरेशन के जरिए टीआरएस के अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल करेगी। सियासी हलकों में भी ये बात गर्म है कि टीआरएस को इख्तिदार से दूर रखने के लिए कांग्रेस के पास कई रास्ते मौजूद हैं, लेकिन ये रास्ते उस वक्त ही खुल सकते हैं जब मरकजी सतह पर कांग्रेस का मजबूत मौक़िफ़ होगा, वरना जो रास्ते कांग्रेस के लिए कारामद थे वही टीआरएस के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर लोकसभा हलकों पर टीआरएस को कामयाबी मिल जाती है तो फिर कांग्रेस के साथ उसका झगड़ा खत्म हो जाएगा और टीआरएस कांग्रेस को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। उधर सीमांध्र में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम के दरमियान भी टक्कर का मुकाबला है। दोनों जमातों का दावा है कि हुकूमत वही बनाएंगे। यहाँ पर लोकसभा की नशिस्तों का मसला है। अगर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लोकसभा के ज़्यादा हलकों पर कामयाबी हासिल करती है तो फिर तेलुगु देशम बीजेपी इत्तेहाद को खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जिसका मजबूत मौक़िफ़ होगा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का झुकाव उसी तरफ होगा। अगर वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए की मदद की तो तेलुगु देशम और एनडीए में दरार पैदा हो जाएगी। 16 मई को दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा उसे देखते हुए दोनों रियासतों के सियासी हालात बदलेंगे और नए दोस्त और नए दुश्मन भी बनेंगे। आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत का ख़तई फैसला मरकजी हुकूमत करेगी। आंध्रा इलाके में नए दारुल हुकूमत कायम करने के लिए जायजा लेने वाली शिवराम कृष्णन कमेटी के रुकन रतन रॉय ने राज्यमंत्री में कहा कि कमीशन दिए गए एजेंडे के मुताबिक जायजा लेगा और अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक मरकजी वजारत दाखिला को पेश कर देगा। उन्होंने कहा कि शिवराम कृष्णन तबीयत की नासाजी की वजह से दौरे में शामिल नहीं हैं। रियासत की तकसीम के अमल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी पीर के दिन हैदराबाद पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान वो आला ओहदेदारों के साथ तकसीम के अमल का जायजा लेंगे और साथ ही साथ IPS IAS ओहदेदारों की तकसीम के मसले पर तबादले ख्याल करेंगे। अनिल गोस्वामी सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी इमारतों की तकसीम का भी जायजा लेंगे। दोनों रियासतों के CM ब्लॉक और कैंप ऑफिस का भी मुशाहदा करेंगे और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। 2 जून से RBI में तेलंगाना रियासत का अलहदा अकाउंट होगा। इस सिलसिले में 13 मई को RBI के साथ एक मुआहदा भी किया जाएगा और तेलंगाना हुकूमत का सरकारी बैंक SBH होगा, जिसके जरिए हुकूमत का लेन देन होगा। मुआहदे के बाद इसका सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश हुकूमत के लिए SBI मुकर्रर किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के बोडोलैंड इलाके को फौज के हवाले करने का मुतालबा किया है। उर्दू मस्कन में कुल जमाती मुत्तहिदा मजलिस अमल के एहतजाजी जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने आसाम के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर को आसाम के मुसलमानों के लिए दूसरा नरेंद्र मोदी करार दिया है। सदर मजलिस ने कहा कि बोडो पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देने की वजह से मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बोडो दहशतगर्दों की खुली तायद कर रही है, जिसकी वजह से वक्फे से वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और लाखों आसामी मुसलमान बेघर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल से राब्ते में है और हैदराबाद से 10 लाख रुपयों की इमदाद फौरी रवाना की जा रही है। सदर जलसा मौलवी अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि आसाम की कुल आबादी का 35% हिस्सा मुसलमान है और संघ परिवार मंसूबाबंद तरीके से उन पर जुल्म व सितम ढा रहा है। उन्होंने आसामी मुसलमानों की कम हिम्मती को उनकी कमज़ोरी करार देते हुए कहा कि बुनियादी हुकूक़ के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इस मौके पर आसामी मुसलमानों पर मज़ालिम से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद अमल में लाया गया था। जलसे से मुत्तहिदा मजलिस अमल के उलमा कराम व मशाइख़-उज़्ज़ाम ने भी खिताब किया। अज़ीज़ान मिल्लत, आसाम दोबारा जल रहा है और दोबारा
बोडोलैंड की सरजमीन पर मासूम लोगों की खून की होली खेली जा रही है। 2012 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 4 लाख से ज़ायद लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके थे। 100 से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ 2012 में। 2008 में उसी तरह के वाक़यात हुए। अब 2014 में अब तक करीब 55 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। और आज मैं कोकराझार में वहाँ के MP बदरुद्दीन अजमल साहब से बात किया और वहाँ पर जो मेरे आसाम में जानने वाले हैं उनसे गुफ्तगू की, तो गोसाई गांव से और अतराफ अकनाफ के गांव से करीब 70,000 मुसलमान अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग अपने घर और तमाम सामान को छोड़कर मुख्तलिफ मुकामात पर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। और ये जो नस्ल कशी शुरू की गई, आसाम में पोलिंग होने के दूसरे दिन वहाँ पर एक साबिक़ा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिसका नाम उस खातून का प्रोमिला ब्रह्मा जिसका नाम है, इसने बयान दिया कि मुसलमानों ने बोडो पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। और आप तमाम लोगों को समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि 2003 में जालिम अडवाणी ने इन बोडो से एक एग्रीमेंट किया और दस्तूर के 6ठे शेड्यूल में के ज़रिए इस एग्रीमेंट को किया गया, जिसके ज़रिए बोडोस को, जो कल तक ये लोग बंदूक उठाकर दहशतगर्दी कर रहे थे, लोगों को गोली मार रहे थे, इन लोगों से अडवाणी ने समझौता किया और 4 ज़िलों की जिम्मेदारी इनके हवाले की। और आबादी के तनासुब के लिहाज से सिर्फ 30% है, बोडो 30% है और 70% लोग, जिसमें बंगाली ज़बान बोलने वाले हिंदू, आदिवासी, राजवंशी और मुसलमान हैं। और इन चारों में 70% जो नॉन बोडोस है उनमें मुसलमान 70% है और इनको पूरा अख्तियार दे दिया गया बोडोस को। वहाँ पर अगर मैं गलत ना कहूँ तो 45 असेंबली की सीटें हैं, जिसमें से 35 सिर्फ बोडोस के लिए रिजर्व कर दी गई और 10 ओपन सीट में 2 और रिजर्व कर दी गई, यानी 8 असेंबली की सीट पर से मुकाबला हो सकता। और अब की बार मुसलमानों ने वहाँ पर उस पार्लियामेंट की सीट पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि जो हिंदू बंगाली जबान बोलते, आदिवासी लोग, राजवंशी लोग, ये सब मिलकर फैसला किए कि अब के बार हम लोग बोडो के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। और फिर ये साबिक़ा मिनिस्टर का बयान आना, इसके बयान के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उसके दूसरे दिन से इन तमाम लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिए। और वहां पर ये बोडो पार्टी के लोग तरुण गोगोई की कैबिनेट में शामिल है। हगरमा मोहलारी BTC यानी बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का जिम्मेदार, इसके नुमाइंदे गोगोई कांग्रेस की गवर्नमेंट में वजीर हैं और ये तमाम लोग उनकी कार्रवाई है। अब जो लोग पकड़े गए, इसमें से 15 लोग फॉरेस्ट के रेंजर्स हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कोई दहशतगर्द का नाम दिया गया कि NDFB का ग्रुप, बोडोज में NDFB ग्रुप है। इन लोगों ने किया, इन लोगों ने नहीं किया। ये काम जो BPF है इन लोगों ने किया। जो फॉरेस्ट के रेंजर्स हैं उन्होंने अपनी बंदूकों से मासूम मुसलमानों के घरों पर गोलियां चलाई, पकड़े गए, उनका आइडेंटिटी कार्ड दस्तयाब हुआ। तो असल जड़ यह है कि एग्रीमेंट जो बोडो से एग्रीमेंट किया गया 2003 में, इसको खत्म करने की जरूरत है।
और कांग्रेस पार्टी इसमें बराबर की जिम्मेदार है। और इन्हीं लोगों की नाहिली की वजह से, इन लोगों की पुष्पनाई की वजह से हर 2 साल में वहां पर मासूम लोगों का खून बह रहा है। आज वहां पर मुसलमान परेशान है, वो निगाहें उठाकर देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई उनकी आवाज बनने तैयार है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी मुल्क में एहतजाज नहीं हुआ। आज सरजमीन हैदराबाद पर कम से कम हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। यकीनन ये अफसोस की बात जरूर है कि आज होना तो ये चाहिए था कि ये हाल नहीं बल्कि रोड तक आवाम होती। मगर मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि जाफर पाशा साहब ने अपनी किताब में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या बताया कि कौन है मुसलमान। मुसलमान वो है अगर किसी दुनिया के इलाके में किसी के तलवे में कांटा चुभे तो हमको ये तालीम दी गई कि हम उस अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करें। यहाँ पर आपका और हमारा जमा होना सिर्फ इसलिए है कि हम उन मासूम जो 50 से ज्यादा मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसमें 15 से ज्यादा छोटे बच्चे शामिल हैं, 1 लाख के करीब लोग आज अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। आज हम उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए और उनको पैगाम देने के लिए कि अकेले नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं मुतालिबा करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत ये जो बोडो से उनका इत्तेहाद है उसको खत्म करे। और दूसरी अहम बात यह है कि इसके पीछे बराबर नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? हम अपने जलसों में, इलेक्शन में बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के बारे में कह रहे थे कि बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में जिसको जारी किया गया उसमें इस बात को कहा गया कि जो हिंदू बांग्लादेश से आया है उसको हिंदुस्तान की शहरियत मिलनी चाहिए, और जो मुसलमान बांग्लादेश से आया है वो घुसपैठी है, इन्फ्लिट्रेटर है, उसको निकाल कर फेंकना चाहिए। ये बात कही गई बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में। नरेंद्र मोदी खुलकर कह रहा है, बंकुरा में कहा, बंगाल में कहा, आसाम में कहा। और ये कांग्रेस हुकूमत जो ये दोगली पॉलिसी मुनाफिकत को इख्तियार कर रही है, आप देखेंगे कि 16 मई को 4 या 5 दिन बाकी हैं। 16 मई को नतीजा आएगा तो आसाम में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं और कांग्रेस की कम हो रही हैं। आज आसाम की सरजमीन में मुसलमान परेशान है। हर 2 साल में जुल्म किया जा रहा है। क्या जुल्म कर रहे हैं कि वोट नहीं डाले तो गोली मार देंगे, वोट नहीं डालेंगे तो पाकिस्तान चले जाना, वोट नहीं डाले तो घर छोड़कर चले जाना। ये कहां जा रहा है मुल्क? ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाह रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों, यही बात मैं पुकार पुकार कर अपने जलसों में कह रहा था। नहीं मालूम कितनों को मेरी बात उनके दिल तक पहुंची, कितने मेरी बात को समझ सके। मगर आज समझो मेरी बात को, देखो इस मुल्क को बचाना है। वोट नहीं डाले तो गोली मार रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं। और तरुण गोगोई ये खुद नरेंद्र मोदी का छोटा भाई है। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं तो पैगाम देना चाहूंगा ईस्टर्न यूपी की आवाम को कि हराओ नरेंद्र मोदी को, बनारस की सीट पर कामयाब होने मत दो। एक होकर वोट डालो, किसी एक पार्टी को वोट दो, हराओ इस जालिम को जिसके हाथ हमारे खून से भरे हुए हैं। अगर आज तुम्हारे दिल में ज़किया जाफरी की तकलीफ जिंदा है मुसलमानों, तो हराओ नरेंद्र मोदी को। अगर आज तुम्हारे दिल में धड़कता सीना है तो मैं अपील कर रहा हूं ईस्टर्न यूपी के गयूर मुसलमानों को कि हराओ मुलायम सिंह को, जो नरेंद्र मोदी का दूसरा रूप है। इनको शिकस्त देना है। और याद रखो, जब तक हम इनको अपने वोट से नहीं हराएंगे, इनका दिमाग हल्का होने वाला नहीं। ये मीडिया बिक चुका, ये अखबार बिक चुके। अरे अब तो नरेंद्र मोदी का बैतुल खला को जाना दिखाना बाकी रह गया। ये आए गाड़ी में उतर रहे, उसको दिखा रहे, गाड़ी में बैठा हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा दिखा रहे। अरे मीडिया के लोगों, कहां गया तुम्हारा इंसाफ? कहां गया तुम्हारी आजादी सहाफत कि तुम अपनी आजादी सहाफत को गिरवी रख चुके हो आरएसएस के पास? मगर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर ऐसे लोगों के इख्तिदार से नहीं नवाजेगा जिनके दिलों में रहम नहीं बल्कि शर है। रियासत की तकसीम के सिलसिले में की जाने वाली जांच में 50,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन का रिकॉर्ड गायब है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम महकमे जात से मुलाजिमीन का रिकॉर्ड तलब किया है ताकि उन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रियासतों में तकसीम किया जा सके। हुकूमत ने तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी है कि अपने पास काम करने वालों का डेटा फ्राहम करे।
हुकूमत के मुताबिक मुलाजिमीन की तादाद 10,41,000 होनी चाहिए, जबकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने सिर्फ 9,90,000 मुलाजिमीन की ही तफसीलात फराहम की हैं। इस तगावत की वजह क्या है, इसकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। साबिक वज़ीर टी.जी. वेंकटेश ने कहा है कि नया दारुल हुकूमत करनूल को बनाया जाए, क्योंकि सन 1956 में आंध्रा का दारुल हुकूमत करनूल ही था। उन्होंने कहा कि रॉयल आंध्रा राजधानी समिति करनूल को दारुल हुकूमत बनाए जाने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कमेटी अरकान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो साहिली आंध्रा और रायलसीमा में नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि जमलान, गोवा और कड़पा पार्लिमानी हल्के के 80, 81 और 83 पोलिंग मराकज़ पर गैर ज़रूरी तौर पर दोबारा रायदही करवाई जा रही है। इस सिलसिले में नुमाइंदगी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए PNV प्रसाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तेलुगुदेशम के दबाव में आकर ये फैसला लिया है, क्योंकि इस सिलसिले में न डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ना ही किसी इंतखाबी अमले ने किसी किस्म की शिकायत की है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इंसाफ से फैसला करे। पागलों जैसी गुफ्तगू करना बंद कर दे वरना जुबान खींच लूंगा, ये इंतबाह TRS लीडर हरीश राव ने उन तेलुगुदेशम कायदीन को दिया है जिन्होंने TRS के कौल फाल को नाकाबिले भरोसा करार दिया था। हरीश राव ने कहा कि पीठ में खंजर घोंपने की आदत TDP की है, TRS की नहीं। TDP और कांग्रेस TRS को टुकड़े टुकड़े करने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हरीश राव ने कहा कि दोनों जमातें TRS कारकुनों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रही हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि TRS कारकुनों ने KCR की क़यादत में ही तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और उन्हीं की क़यादत में तेलंगाना की तामीर नौ का काम करेंगे। फरतनगर में नाले की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भारी गाड़ी के असर से खदीम मकान की दीवार मुनहदिम हो गई, जिससे 2 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं, जिनमें मां और फूल जैसी 4 साला लड़की शामिल है। GHMC के अमले और कॉन्ट्रैक्टर की मुजरिमाना गफलत की वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। हालांकि हफ्ते की शाम मकान की खातून ने ओहदेदारों से कहा कि इंतहाई भारी ट्रक चलने से उनके मकान की दीवार हिल रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने इस पर तवज्जो नहीं दी और काम जारी रखा। रात में 3:30 ता 4 बजे के दौरान जब अफराद खाना महवे ख्वाब थे, अचानक दीवार का एक बड़ा हिस्सा 30 साला रेहाना बेगम और उनकी 4 साला मैमुना पर गिर गया, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गई। मुकामी अफराद ने उन्हें दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया, जहां कुछ ही देर बाद दोनों जाँ बहक हो गए। GHMC जिम्मेदार तरक्याती कामों के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। मकान मालिक के तवज्जो दिलाने और काम रोकने की दरख्वास्त मान ली जाती तो 2 कीमती जानें इस तरह ज़ाया न होती। GHMC में सैकड़ों माहिरीन व इंजीनियर्स मौजूद हैं। हैरत इस बात पर है कि तकनीकी माहिरीन क्या कर रहे हैं, काम के आगाज से कबल एहतियाती इकदाम क्यों नहीं किए गए। इतला मिलने के बाद मुकामी कॉरपोरेटर शकील महमूद और सरगर्म मजलिसी कारकुन अलीम ने मरहूमीन के मकान पहुंचकर अफसोस का इजहार किया और आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करने का तयखुन दिया। साबिक माओइस्ट और TRS क़ायद के रामलू कातिलाना हमले में हलाक हो गए हैं। वो ज़िले नलगुंडे के मिरियालगुड़े के करीब एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुए थे, जिन पर चंद नामालूम अफराद ने उनकी आंखों में मिर्च डालकर उन पर 5 राउंड फायरिंग कर दी। उनके सर और सीने पर गोली लगी, जिसके बाइस वो जाए वाक़े पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े पर TRS सरबराह KCR ने शदीद अफसोस का इजहार किया है और शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि आंजानी साबिक माओइस्ट सांबा शिवा राव के भाई थे, जिनका भी इसी तरह हमला करके कत्ल कर दिया गया था। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के 6 ओहदेदार एक फंक्शन हॉल में शराब नोशी करते हुए पाए गए हैं। चंपापेट रोड पर वाक़ लक्ष्मी गार्डन शादी खाने में जब मीडिया पहुंचा
तो ये पुलिस मुलाजिमीन वहां से फरार होने की कोशिश करने लगे, जबकि उनका सामान बशमुल वॉकी टॉकी और व्हीकल्स भी वहीं देखे गए। इनमें 2 हेड कांस्टेबल्स, 3 कांस्टेबल्स और एक होमगार्ड शामिल था, जो ऑन ड्यूटी बताए गए हैं। ऐसी रंग रलियों में मसरूफ पुलिस ओहदेदार लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाल सकेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तमाम एग्जिट पोल्स पर 13 मई तक पाबंदी। 29 मराकिज पर दोबारा रायदही के पेश नजर इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत। 10 कॉरपोरेशंस और 145 बल्दियात के लिए 12 मई को रायशुमारी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। आसाम का कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई दूसरा नरेंद्र मोदी। बोडोलैंड को फौज के हवाले करने सदर मजलिस का मुतालबा। कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम से खिताब। GHMC जिम्मेदारों की मुजरिमाना लापरवाही। फरहतनगर में दीवार मुनहदम, एक खातून और एक मासूम बच्ची हलाक। और सैदाबाद के ऑन ड्यूटी पुलिस जवानों की रंग रलियां, शराब नौशी में मसरूफ, जवान मीडिया को देखकर फरार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।